हेलो दोस्त। तो आज हम देखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरह होती है। प्रकाश संश्लेषण और कैसे हम प्रकाश संश्लेषण के सारे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। मैं ऐसी नोट्स जो आपको पूरा एक एक चीज ऐसे कर पढ़ोगे कि फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज इतने सटीक तरीके से आप पढ़ लोगे कि फिर आपको ना तो कहीं भटकने की जरूरत होगी, न तो कहीं दूसरी बार पढ़ने की जरूरत होगी। एक एक चीज आपको, हर चीजें आपको मिल जाएगी प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, ऐसी नोट्स बनाया हूँ कि दोस्त बस एक बार पढ़ा जाता है, बार बार हम उसी चीज को, हमारे पास ना तो पढ़ने का टाइम होता है, ना हम पढ़ने के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज नहीं पढ़ना होता। तो ऐसी नोट्स जो है आप एक बार पढ़ लो, आपके लिए बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आखिर है क्या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप और नील हरित शैवाल अपना भोजन बनाते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं, सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। इतनी सुंदर नोट्स आप देखोगे कि हर चीजें कवर हो जाएगी। कोई क्वेश्चन ना तो प्रीवियस ईयर का बचेगा, ना तो कोई कॉन्सेप्ट बचेगा कि नए क्वेश्चन बन पाए। ठीक है दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कैसी प्रक्रिया है। हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अवशेषी अंग क्या होता है, पत्ती होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होती है, पत्ती में संपन्न होती है। हरे पादप और नील हरित शैवाल ये कैसा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक शब्द ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दो तरह का होता है। एक में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, एक प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। तो जिसमें नहीं होती वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो ऐसा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हमारे जो पादप होते हैं ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रिया है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं बोलते हैं, जिसमें रिडक्शन भी हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो। अब उपचयन किसका होता है, जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इन शब्दों को हमको ध्यान में रखना होता है, एग्जाम में पूछ न ले। उष्मा शोषी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब होता है उष्मा का जो है आवश्यकता होती है, उष्मा उसमें आवश्यक होती है, और उष्मा छेपी मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसको अवशोषित करती है ना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण होता है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और एनाबोलिक अभिक्रिया, एनाबोलिक अभिक्रिया कैसी है, क्योंकि इनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसमें जिनमें छोटी छोटी चीजों से मिलकर के किसी चीज का निर्माण होता है, तो उसे एनाबोलिक कहते हैं। और कोई बड़ी चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे केटाबोलिक कहते हैं। तो इसमें निर्माण हो रहा है, इसलिए कौन सी प्रक्रिया है, एनाबोलिक प्रक्रिया। इसको भी ध्यान रखना, क्यों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। वातावरण में ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत क्या है, वातावरण में जहाँ ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन वो आती कहाँ से है, तो वो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण से आती है। मुख्य स्रोत क्या है ऑक्सीजन का, प्रकाश संश्लेषण ही है। दोस्त इतना अच्छे से पढ़ लिया ना, अब आगे देखते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण जो होती है, इसमें इतना देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, ये देखो ये क्या है, पत्ती है। पत्ती में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मीजोफिल की कोशिकाएं। और मीजोफिल की कोशिका में बहुत सारे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना, क्योंकि इस अभिक्रिया से 10 सवाल बनेंगे, और इसी अभिक्रिया को अगर अच्छे से समझ लोगे तो फिर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो सबसे पहले 6CO2, फिर 6H2O, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या निर्माण क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में। तो बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, पहला क्वेश्चन, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
ग्लूकोज इसका मुख्य उत्पाद है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भोजन बनाने के लिए होती है, और भोजन क्या होता है? मुख्य भोजन उसका क्या होता है? ग्लूकोज। तो मुख्य उत्पाद क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद हुआ ग्लूकोज। और सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? सह उत्पाद के रूप में, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, पौधों को इसकी जरूरत नहीं थी, किसकी? ऑक्सीजन की, फिर भी सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, जो रंध्रों के, पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वातावरण में चली जाती है, और जो हमारे जीवों के लिए, हम जीवों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? पौधों का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोज का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना था, और ऑक्सीजन भी निर्मित हो गई। तो आप देखो, इसमें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चा पदार्थ क्या है? तो कच्चा पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कच्चा पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। सह उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। देखो, ये एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये ना सोचना कि अलग से क्वेश्चन लिखे तभी क्वेश्चन मान लीजिए, एक एक क्वेश्चन है। अब ग्लूकोज का उत्पादन हुआ तो पूरे पौधे में ग्लूकोज का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। एक क्वेश्चन ये है। ग्लूकोज का जो संचय होता है, स्टोर होता है पौधों में, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ध्यान रखना, मनुष्यों में यही ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों में जो भोजन का संग्रहण होता है, भोजन का जो स्टोर होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन आप पढ़े हो, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधे को जल की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के पौधे जल कहाँ से लेते हैं? जल भूमि से लाते हैं, भूमि से, वो भी जड़ों के द्वारा, जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा, पराशरण विधि से। चार क्वेश्चन मिल गए। देखो, जल कहाँ से मिलता है? भूमि से। किस माध्यम से? पराशरण विधि से। और जड़ों से मिलता है, जड़ों की जो मूल रोम होते हैं उसके द्वारा जड़, और जड़ जो है, जल जड़ों के द्वारा पराशरण विधि से जल का अवशोषण तो हो गया, फिर पूरे पौधे में कौन कौन पहुंचाता है? पौधे के पत्तियों तक, ये जाइलम। तो जाइलम जो ऊतक होता है वो जलों का जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जड़ों के द्वारा। जल जल का जाइलम और अन्य जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना फूड को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। अब प्रकाश ऊर्जा का उपयोग क्यों होता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है तो किस लिए होता है? तो जल को तोड़ने के लिए होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए भी हैं। H+ के रूप में जल टूटता है और O2 के रूप में टूटता है। O2 हमारे ऑक्सीजन के लिए जरूरत होती है और H+ में से ग्लूकोज के लिए जरूरत होती है। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल को तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ? जल के टूटने से। यहाँ भी पढ़े, तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है? जल के टूटने से। एकमात्र अभिक्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है, कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 वातावरण से हटती है, और वातावरण में O2 वातावरण में आती है और CO2 हटती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं, पत्तियों की उपस्थित रंध्रों के द्वारा। जो वातावरण से, जो पौधे होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रंध्र के द्वारा करते हैं। पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा। ठीक, जो कैक्टस जो नागफनी जैसे पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय भागों में होते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना से होता है। क्यों? क्योंकि पत्तियां जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? ताकि पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ताकि जो प्रकाश का जो जो जल है ज्यादा से ज्यादा पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में ना निकल जाए, इसलिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण होता है? नो, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन प्रक्रिया द्वारा। डे और नाइट दोनों हमेशा चलती है श्वसन प्रक्रिया, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं।
कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बारे में देखते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बारे में क्यों, क्योंकि इसमें 2 3 4 क्वेश्चन देखो स्टार लगाए हैं, मतलब 3 4 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण वर्णक से भी। कैसे कौन कौन क्वेश्चन मिलेंगे? देखो 2 तरह के जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जिनको एंटीना बोल देते हैं, और एक अभिक्रिया केंद्र। मुख्य रूप से कौन होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी? क्लोरोफिल ए, और अन्य होते हैं क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन। ये अन्य पिगमेंट होते हैं जिनके द्वारा कलर प्रदान होता है, और ये क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण का कार्य करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके भेज देते हैं क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए जो होता है, यही अभिक्रिया, यहीं पर अभिक्रिया का केंद्र कौन होता है? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता रहता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी किरणें आवश्यक होती है? दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जैसे बैजानी, पीनाला, बैगनी, लाल, नीला, हरा, पीला, लाल, है ना। तो जो है सबसे ज्यादा पूछेगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के प्रकाश में। 2 क्वेश्चन इससे बन गए। यहाँ क्वेश्चन बन गया 3 क्वेश्चन। सबसे मुख्य क्लोरोफिल होता है, और केंद्र में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। जो एटीपी बनती है, तो वो एटीपी एनर्जी होती है, और रासायनिक एनर्जी ही होती है। फिर अब नेक्स्ट हरित लवक की थोड़ा संरचना देखते हैं। इससे भी क्वेश्चन हमारा बनता है, इसलिए इसको क्यों छोड़ेंगे। तो ये फिर स्टार देखते हैं, इसमें लगा दी। मतलब 3 4 पॉइंटों को देखना, उनके बारे में क्वेश्चन पढ़ लेना, सारा कवर होगा, और बहुत सुंदर नोट्स आपको मिल जाएगी। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। सबसे पहले हरित लवक के बारे में क्या जानेंगे? कोशिकांग है, पादप कोशिकांग है। ये पौधों का एक कोशिका अंग है हरित लवक। तो इसमें जो है दोहरी झिल्ली युक्त होती है। मतलब हरित लवक में कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद का डीएनए होता है। वैसे डीएनए एक खुद का कोशिकांग अलग से होता है, जो कोशिकाओं में, पौधों में अलग से कोशिकांग होता है, किसी कोशिका का अलग से कोशिकांग होता है। लेकिन हरित लवक के अंदर खुद का डीएनए होता है, और खुद का राइबोसोम, मतलब खुद प्रोटीन का निर्माण भी हो जाएगा यहीं, और डीएनए भी यहीं पर होता है। और ये तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली होती है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। तो ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो हरित लवक है, तो ये बाहरी झिल्ली हो गई, और ये आंतरिक झिल्ली हो गई। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसमें देखो ये जो सिक्के जैसी संरचना दिख रही है हमको, गोल गोल ना, इन सबको सिक्कों जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और इन सिक्कों में एक सिक्कों को क्या बोलोगे? थाइलेक्वाइड। ध्यान रखना। और जो ये खाली स्पेस बचा है, इसको कहेंगे स्ट्रोमा। खाली जगह जो होती है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, 2 चरणों में होती है। पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया, और अंधकार अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये जो थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड में। और अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो ये भी क्वेश्चन 2 बन गए, इनको भी याद रखना है। अब देखना, सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाशीय अभिक्रिया पहले होती है। और प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान NADPH बनता है, और ATP बनता है, और ये आगे चल के अंधकार अभिक्रिया में वो बन जाता है। ठीक, तो अंधकार अभिक्रिया में पहुंच गया। और अंधकार अभिक्रिया में क्या हुआ? पहला उत्पाद क्या बना? पहला उत्पाद बना फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि पूछता है प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थायी उत्पाद क्या है? तो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फिर उसके बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ध्यान देना, 2 उत्पाद बनते हैं। ग्लूकोज से पहले क्या बनता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखना, पहला स्थायी उत्पाद है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक, फिर अब हम लास्ट देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम
सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रोवाइड करने के लिए देखो, प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी सामान्य तौर पर एक निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तीव्रता हो जाएगी तो भी होगा, एक निश्चित सीमा तक, ठीक। तो सामान्य अवस्था में प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगी। CO2 की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, लेकिन एक असामान्य तौर पर। तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ेगी। जल की सांद्रता, कैसा है, जल का सामान्य तौर पर तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जल की स्थिति कैसी है, ज़्यादा स्थिति है, सामान्य तौर पर अगर स्थिति सही है तो प्रकाश संश्लेषण की दर होगी। तो सामान्य तौर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा इफेक्ट करता है तनाव की अवस्था में, जब जल की स्थिति अलग अलग हो तो, ठीक। तो इस तरह हमने पूरे प्रकाश संश्लेषण को ऐसे सुंदर नोट्स के द्वारा पढ़ दिया कि अब आप पूरी तरह से निसोच हो चुके हैं किससे, प्रकाश संश्लेषण से। इतने सुंदर तरीके से आपने पढ़ा दोस्त। इतना पढ़ने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत भटकना पड़ा है, और आप अभी ऐसे ही तैयारी करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा दोस्त। मैंने एक एक क्वेश्चन जब पढ़ा था तब जाके सिलेक्शन लिया। एक रेलवे ग्रुप डी में भी सिलेक्शन लेने के लिए इतना आसान नहीं होता, तब जाके मैंने रेलवे ग्रुप डी का और टीचर जैसे वैकेंसी में अपना स्थान जमा पाया हूँ। दोस्त अच्छे से पढ़ो, एक एक टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि फिर उसमें हमको निसोच हो जाए, मतलब उस क्वेश्चन, उस टॉपिक से फिर हमको ये ना सोचना पड़े कि अब हमको और इस टॉपिक में पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना पड़े दोस्त। तो एक टॉपिक के लिए 15 मिनट दिया हूँ मैं, ऐसे ही पढ़ना है हर टॉपिक को। और दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, श्वसन।